आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है और आने वाले समय में कौन से प्रश्न को मैं लेने वाली हूँ और इसको किस तरीके से मैं इसका हल करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इन दोनों की तैयारी किस तरीके से करनी है। आज का जो समय चल रहा है, इस समय में आपके पास पर्याप्त समय है कि आप ऐसा सोच सकें कि दोनों की तैयारी किस तरीके से करनी है और इसका रणनीति किस तरीके से बनानी है, क्योंकि तैयारी जो होती है वो दोनों की साथ में ही करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को साथ में लेकर के चलें, तभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। नहीं तो जो गलती मैंने की और मेरे जैसे हजारों लोगों ने की, वो गलतियां आप ना दोहराएं। होता ये है कि डेट आ जाते हैं और फॉर्म भर दिए जाते हैं, डेट आ जाते हैं, तो आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय बिल्कुल भी नहीं रहता। आप प्रीलिम्स में ही उलझे रहते हैं। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं होने के कारण फाइनल सिलेक्शन रुक जाती है। एग्जाम तो क्लियर करना है ना, पूरा एग्जाम क्लियर करना है, ना कि प्रीलिम्स क्लियर करके छोड़ देना है। पूरे एग्जाम को क्लियर करना है, आप लोगों को अपने पोस्ट अपने पद को लेने हैं। इसके लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करें। अगर कोई डेट आया होता, यदि कोई फॉर्म आ गए होते, तो शायद मैं ऐसा नहीं कहती। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना तो कोई फॉर्म आए हैं, ना तो कोई डेट आए हैं। इसीलिए मैं इस तरीके के क्लास को ले रही हूँ, ताकि अभी का जो समय है इसका आप सही तरीके से उपयोग करें। आप इन बातों में उलझने से बचें कि कब डेट आएगा और कब एग्जामिनेशन होंगे। हाँ, उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है कि जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रीलिम्स आज ले लिए जाए तो आज वो क्लियर कर लें, मुख्य परीक्षा आज ले लिए जाए तो आज वो क्लियर कर लें। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र जुड़े हुए हैं जो तैयारी करने अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी का जो मौका है बहुत सही चल रहा है, अभी का जो समय है बहुत सही चल रहा है। आप एक रणनीति बनाइए जिसमें आप टाइम डिवाइड कीजिए। ये टाइम डिवाइड करना आपका काम है कि ये समय बनाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जॉब में लगे हुए हैं, तो अपने हिसाब से आप अपनी टाइम बनाइए। और ये भी होता है ना कि किसका कौन सा विषय वीक है, कौन सा विषय अच्छा है, किस पे पकड़ मजबूत है, कहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उनसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको भी डिवाइड करना होता है और इस आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है तो आप मुख्य परीक्षा में आप ज्यादा समय दें, आंसर राइट करें, क्वेश्चन के आंसर को लिखें। एक क्वेश्चन के आंसर को आप 4 बार लिखें, 5 बार लिखें, ताकि जब एग्जाम में आपसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप तुरंत आप उसका आंसर देने में आप सक्षम हो, आप बहुत ही अच्छा आंसर करने में आप सक्षम हो। इसके लिए जरूरी हो जाता है एक ही क्वेश्चन को आंसर को बार बार लिखने का और प्रैक्टिस करने का। मेंस आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस की चीज है, और इसके लिए आपको अभी से ही टाइम निकालना पड़ेगा, अभी से ही टाइम देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा की भी आप तैयारी साथ में कीजिए। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है तो आप ज्यादा समय जो है, जैसे कि अगर आपके पास 8 घंटे का टाइम मिल पाता है तो उसमें से आप 6 घंटे जो है आप अपनी तैयारी जो है वो प्रीलिम्स के लिए दीजिए और 2 घंटे का ही टाइम आप मुख्य परीक्षा के लिए निकालिए। लेकिन निकालिए जरूर, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैंने जो गलती की वो आप नहीं दोहराइए। मैंने क्या किया था ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिचुएशन मेरे साथ बिल्कुल अलग था और आपके साथ भी वो सिचुएशन आ सकता है जब आप अभी के समय का सही उपयोग नहीं करेंगे। मेरे साथ क्या सिचुएशन था मैं आपको बता दूं ताकि इससे आप सबक लें। मैं जो 2016 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तुरंत मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी और ग्रेजुएशन किए हुए मुझे 10 साल हो गए थे। तैयारी मैंने तुरंत शुरू की थी और मुझे तभी पता चला था कि पीसीएस नाम का कोई मतलब एग्जाम होता है, चाहे वो बीपीएससी हो या जेपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, तो इस नाम का कोई एग्जाम होता है और इसके लिए मैं एलिजिबल थी, इतना ही मुझे पता था। फिर मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया तो 2 महीने में ही जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, 6th जेपीएससी के।
तो मैंने फॉर्म भर दिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद मुझे ये बस पता था कि हाँ, सेकंड पेपर जो था वो झारखंड स्पेशल था और फर्स्ट पेपर में मुझे अदर सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी पढ़ने हैं। जनरल स्टडी की तैयारी मैंने 2 महीने में कुछ थोड़ा बहुत कर रखी थी, लेकिन आने वाले समय का जो 2 महीने था मुझे पूरा फोकस सेकंड पेपर पे करना था, झारखंड स्पेशल टॉपिक पे और साथ में करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक वीडियो में ये सारी बातें बता रखी हैं, लेकिन अभी बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझें कि जो गलती मैंने की वो गलती आप ना दोहराएं। तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने का समय था, उसी 2 महीने में मुझे तैयारी करनी थी जेपीएससी की। तो मैं वो तैयारी नहीं कर पाती कि मुख्य परीक्षा भी साथ में लेकर के चलती और प्रीलिम्स को भी साथ में लेकर के चलती, और वो सिचुएशन भी नहीं था। मैं किसी को भी ऐसा सुझाव नहीं दूंगी कि अगर प्रीलियम सामने हो तो आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में करें। आपका पूरा फोकस, अगर फॉर्म आ जाता है तो पूरा फोकस आपका प्रीलियम्स पर ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 या 2 महीने का टाइम होता है, तो रिवीजन का आपका टाइम होना चाहिए। उस समय में आप रिवीजन करें, ताकि प्रीलियम्स वो पहला पड़ाव होता है कि आप एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम क्लियर करने में, आपको एक पोस्ट दिलाने में। मेरा जो सिचुएशन था सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने का था, मैंने तैयारी किया, अपना पूरा 100% दिया और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा मुख्य परीक्षा के बेस पर होना था, जो कि मुख्य परीक्षा की तैयारी मेरी नहीं थी उस समय में। और उस समय में मैंने जब डेट आया मुख्य परीक्षा का तो मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन डेट इस तरीके से आना शुरू हो गए कि बार बार वो कैंसिल होना लगा। तो फिर मैंने इधर बीएड में भी एडमिशन ले लिया और मैंने तैयारी जो है अपने चैनल के माध्यम से कुछ जो भी मेरी जानकारी थी झारखंड से संबंधित, क्योंकि मैंने झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे थे, तो झारखंड से रिलेटेड जो भी मेरी तैयारी थी तो उसकी तैयारी मैंने स्टडी विद स्मृति चैनल के माध्यम से कराना शुरू कर दिया था। तो वीक पॉइंट मेरा क्या हो गया कि अदर जो मेरे सब्जेक्ट जो थे जो मेरे वीक थे, जैसे साइंस हो गए और भी 1-2 सब्जेक्ट थे जो मेरे वीक थे, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दी, तो इस कारण से मेरा फाइनल सिलेक्शन जो था वो रुका। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस तरीके की गलतियों को दोहराएं। जो भी आपका वीक पॉइंट है या फिर जो जितना भी आपको मेहनत करना है पूरी एग्जाम के लिए, चाहे वो इंटरव्यू तक का ही क्यों ना हो, पूरा आप एफर्ट जो है अभी के समय में आप लगा दीजिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, एकदम इन तीनों के लिए जी जान से लग जाइए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली आज के समय में इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने जो पढ़ाया स्टडी विद स्मृति चैनल के माध्यम से, मेरे उस समय में मुझे लगता है जब मुख्य परीक्षा का डेट आया था उस समय में मेरे 2500 सब्सक्राइबर थे, 2 या 2500 के करीब में, इतने ही होंगे। लेकिन इनमें भी बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मेरे चैनल के माध्यम से झारखंड स्पेशल पढ़ के, तो मेरे चैनल के माध्यम से उन लोगों का हेल्प हुआ और उन लोगों का चाहे वो 10 की संख्या में हो या 15 या 20 की संख्या में हो, चाहे वो मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैं इस बात को लेकर के आज के समय में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ा सा मुझे उम्मीद बढ़ा कि हाँ, मेरे द्वारा जो लिखा जा रहा है या मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है तो इसको भी पढ़ के या जान करके उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में आज के समय में मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं वो सारे का रिजल्ट हो और सभी जो है वो आप फाइनल रिजल्ट अपना दे। मैं अपनी तरफ से पूरा हेल्प करूंगी आप लोगों का, जितना मेरे से संभव हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगी। और मेरे चैनल को आप सिर्फ हेल्प की तरह लेंगे, एफर्ट आपको करना है, 100% आपको अपने देने हैं और मैं अपना 100% आप लोगों की मदद के लिए दे रही हूँ। चूंकि मैं जो बताती हूँ बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो फॉलो करते हैं इसको, तो इसके मैं आपको बता रही हूँ इस बात को कि आप तीनों की तैयारी, फाइनल तक की तैयारी, जैसे 3 चरण में एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी आप साथ में करें। आपका जो वीक पॉइंट है उसको देखते हुए आप टाइम का डिवाइड करें। प्रीलिम्स की तैयारी आपको ये बहुत अच्छी नहीं हुई है तो प्रीलिम्स में आप थोड़ा ज़्यादा समय दें, मुख्य परीक्षा के लिए आप 2 ही घंटे का टाइम दें पर डे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखें। इसके लिए भी मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पब्लिक चैट वाला जो ग्रुप है उसमें मैं क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन चूंकि आप लोग आंसर करके वहाँ सबमिट नहीं करते हैं, आप लोग आंसर करके वहाँ सबमिट कीजिए, मैं आंसर चेक करूंगी और इसमें क्या होगा कि आप लोग कंटिन्यूअस
आप कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। मेरी कंटिन्यूटी है, मैंने जो कमिटमेंट आपके साथ किया है कि पर डे मैं आप लोगों को क्लास दूंगी मेन से रिलेटेड सारे टॉपिक पे, तो मैं देती हूँ, ये मेरी कंटिन्यूटी है। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं चल नहीं पा रही थी, पैर में बहुत तेज चोट लगी थी, कभी कभी मुझे फीवर भी रहता था, पेन किलर का इंजेक्शन ली, मैं टेट बैग ली, और भी बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं क्लासेस देते रही, मैंने कंटिन्यूटी थी मेरी। आप लोग भी कंटिन्यूटी अपनी निभाइए, आप लोग क्वेश्चन के आंसर को राइट कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आंसर आपको राइट करनी है, मुझे नहीं। मेरे चैनल को सिर्फ आप हेल्प की तरह लेंगे, क्योंकि मैं नोट्स ग्रुप में इसलिए देती हूँ कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं जो लिख नहीं पाते, समय के उनके पास अभाव रहता है, और वैसे ही लोग मेरे चैनल के साथ, मेरे मतलब ग्रुप के साथ जुड़े हुए जो अलग अलग जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन वो जेपीएससी की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं, टाइम का अभाव रहता है, तो उन लोगों के पास लिखने का या नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता है, तो लेकिन फिर भी वो लिखते हैं, मेरे द्वारा लिए गए नोट्स के बाद भी वो लिखते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसी बात हुई कि वो मेरे से पीडीएफ तो लेते ही है, साथ में वो लिखते भी हैं। तो आप अपना पूरा 100% दीजिए, आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ टाइम टू टाइम। और जो मैं बात बोली हूँ कि सबकी तैयारी आप साथ में कीजिए, और अभी का जो सिचुएशन यही है कि आप तैयारी साथ में करें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब फॉर्म आ जाएगा, जब डेट आ जाएंगे, तो आपको कुछ सोचने समझने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो एग्जाम नजदीक होगा आपको उसी की तैयारी करनी है, उसी का रिवीजन करना है। लेकिन अभी जब ऐसा कुछ नहीं है तो इसका आप यूटिलाइज कीजिए, पूरा अपना एफर्ट लगाइए, पूरा एफर्ट लगाइए। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो उनका पूरा फोकस रहता है ये कि डेट अब कब आने वाले हैं, कब आ जाएंगे, डेट कब आ जाएंगे। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो इन सब बातों से आप बचिए। जेपीएससी क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, जेपीएससी भी अपना काम कर रही है। कभी भी डेट आ सकते हैं, कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आपको जो अपना काम है वो आप अपना कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है 7th 8th या 9th और लिए ही नहीं जाएंगे और भरे ही नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आज नहीं तो कल वो एग्जाम तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ताकि जब भी डेट आए बस आपके पास रिवीजन का ही वो समय हो, सिर्फ आप उस समय पे रिवीजन करें। मुख्य परीक्षा आप प्रीलिम्स निकालें, मुख्य परीक्षा भी निकालें और इंटरव्यू भी निकालें। इसके लिए मैं आप लोगों का हेल्प कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से चैनल पे अपना पूरा फोकस करी हूँ। और ये तो बातें हो गई कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और क्यों तैयारी करनी है प्रीलिम्स में। मेरी द्वारा जो मेरे, और फिर मेरा क्या था कि मैंने साथ में तो तैयारी की नहीं थी, तो अदर सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहा नहीं। झारखंड स्पेशल मैंने पढ़ाया तो उससे बहुत सारे बच्चे निकले, लेकिन मेरी फाइनल सिलेक्शन जो थी वो एक जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन चाहे वो मुख्य परीक्षा का हो या प्रारंभिक परीक्षा का हो, अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कहीं भी अगर आप डगमगाते हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक क्वेश्चन पे आपको फोकस करनी है। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि शॉर्टकट से आप बचें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। देखिए मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैंने कभी शॉर्टकट में पढ़ाई नहीं की। मैंने इसके लिए, ये मेरी उपलब्धि रही कि मैंने जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को बहुत ही कम समय में निकाला। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट क्यों रुके मैंने वो भी आपको क्लियर किया। लेकिन मैं आपको एक और उपलब्धि बताऊं कि जेएसएससी सीजीएल को भी मैंने निकाला है। माफ कीजिए, जेएसएससी के द्वारा एक आयोजित की गई थी प्रतियोगिता परीक्षा पंचायत सचिव की, वो भी मैंने क्लियर किए हैं। वो भी मैंने बहुत कम समय में पढ़ा था, लेकिन बहुत ही गहराई में अध्ययन किया था, ताकि एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएं कॉन्सेप्ट बेस्ड भी, तो वो नहीं छूटे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसकी तैयारी करी थी, कम समय में ही करी थी, लेकिन तैयारी मैंने गहराई में करी थी। शॉर्टकट में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और आप मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोगों को ये पता भी चला होगा। मैं चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कराने का क्यों ना हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कराने का क्यों ना हो, शॉर्टकट से आप बचें। पूरी अच्छे से आप कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करें। और जो भी मेरे मित्र एनसीईआरटी की बुक बहुत पहले पढ़े होंगे और वो भूल गए होंगे कि क्या दिया हुआ है, तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पहले एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें।
और इस तरीके से पढ़ें कि आपका जो सिलेबस है जेपीएससी का वो उसमें कवर हो जाता हो। जिस सिलेबस को साथ में रख के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें, ठीक है ना, कि ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ से आपको उस बुक से कैसे हेल्प आपको मिल रहा है। साथ में मेंस आंसर राइटिंग के लिए और भी कुछ किताबों की आवश्यकता होती है। मैं उस बुक की लिस्ट को आपको मैं बता दूंगी अगले क्लास में कि मेंस आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक आपका हेल्प कर सकती है, इतिहास विषय में कौन सी किताब आपका हेल्प कर सकती है, या फिर जो पॉलिटी है उसमें कौन सी किताब आपका हेल्प कर सकती है। तो टाइम टू टाइम मैं आपको इस तरीके की क्लासेस भी आपको लेते रहूंगी। फिलहाल आप लोग अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारियों में लगाएं, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के आंसर की राइटिंग किस तरीके से करनी है। बहुत लोगों को ये दुविधा है कि पेज किस तरीके से मिलेंगे आंसर राइटिंग में। तो जब आपको मुख्य परीक्षा आप देने जाएंगे तो जो आपको पेज मिलेंगे वो रूलिंग पेज होंगे, लाइन उसमें लाइन ऐसे ऐसे लाइन दिए रहेंगे, रूलिंग पेज होंगे। इसमें आप लोगों को आंसर लिखनी है। प्लेन कागज जो होता है, उसका जो सादा पेज होता है, उसका इस्तेमाल मैं आंसर राइटिंग में इसलिए करती कि मेरे लिए वो सुविधाजनक होता है। मुझे उसके स्कैनर से उसके पिक लेने होते हैं और स्टूडेंट को देना होता है। इस कारण से मैं सादे पेज पे आंसर को राइट करती हूँ। लेकिन आप लोगों को जब लिखना होगा तो इस तरीके के लाइन वाले पेज पे ही आप लोगों को आंसर देना होगा एग्जाम में। पेन कौन कौन सा यूज करेंगे, तो आपको इसमें ब्लू बॉल पेन यूज करनी है और ब्लैक बॉल पेन यूज करनी है। ये दो बॉल पेन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अदर कोई भी कलर, रेड हो या ग्रीन हो या अदर कोई भी कलर आप यूज नहीं करेंगे लिखने में। लेकिन जो एक पेंसिल आती है कलर वाली पेंसिल, तो जब आप मैपिंग करते हैं, देखिए जब आप कोई मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में अगर कोई किसी जगह को अगर दर्शाना होता है तो उसमें आप उस रंग से पेंसिल वाला जो कलर पेंसिल आता है तो उससे आप इसको थोड़ा सा कलर करके आप दिखा सकते हैं। लेकिन आप दूसरे अदर किसी बॉल पेन का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको लिखना होता है, जैसे अगर आपको झारखंड ही लिखना हुआ तो ये आप बॉल पेन से ही लिखेंगे, कलर पेंसिल या पेन का यूज नहीं करेंगे, आप इसको बॉल पेन से ही लिखेंगे। लेकिन अगर दर्शाना हुआ यहाँ मैपिंग में, या फिर अगर कोई आप डायग्राम बना रहे हैं तो उस डायग्राम में अगर आपको ये यहाँ इसको कलर करना हुआ तो आप उस कलर पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ताकि आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए और थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर, जैसे जो आपका आंसर पेपर अगर चेक कर रहे हो तो आपका मतलब थोड़ा उनका ध्यान जाए कि हाँ आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें जो जगह बनाए हैं वो आपने सही दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट में हुआ, आप लोग इसकी जानकारी लेना चाहते थे और बार बार मुझे कमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया। नेक्स्ट जो क्लास मेरा आएगा मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें मैं कौन सा क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ, अब हम लोग थोड़ा इस पे बात करें। मैंने आपको मैंने बताया कि झारखंड में बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, हर एक राज्य में होती हैं, हर एक देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं। चूंकि हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो झारखंड में जो समस्याएं हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप आंसर राइट कर रहे होते हैं और झारखंड के एग्जाम को आप दे रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इंटरव्यू तक आपको ये जानकारी जो है आपको काम आएगी। ये समस्याएं, जितनी भी सारी समस्याएं हैं झारखंड में, जब आप अधिकारी बन के जाएंगे तो उन समस्याओं को आपको फेस करना होगा और इसके लिए आपको एक नीतिगत उपाय भी बनाने होंगे। तो ये तभी संभव है जब आप अभी ही अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको जान जाइए। तो यही कारण है कि जो सिलेबस दिया हुआ है जेपीएससी का मुख्य परीक्षा का, तो उस सिलेबस में ये सारी समस्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो झारखंड में जनजातियों का जो भूमि हस्तांतरण होता है, जैसे विकास, झारखंड में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, खनन के कारण विस्थापन से संबंधित समस्या, या फिर झारखंड में भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जनजातियों को अपनी भूमि को हस्तांतरण करना होता है विकास के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर, और उस भूमि को अधिग्रहण के क्रम में विस्थापन से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। और इस विस्थापन से संबंधित समस्या जो होती है इतना विकराल होती है, कभी कभी इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं, विद्रोह हुए हैं इस कारण से।
लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए, ताकि विस्थापन जन्य समस्याएं जो है वो आए ना, और जो विकास जन्य जो कार्य हैं वो भी कंटिन्यूअस चलते रहें, और लोग भी जो है वो संतुष्ट रहें, लोगों को परेशानी ना हो इस तरीके के विकास के कार्य के लिए, तो सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे अलग अलग नीति बनाई गई है। तो इसके बारे में इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो वन से संबंधित मुद्दे जो हैं वो पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में एक और क्लास मैंने लिया था वन से संबंधित, कि झारखंड में जो वनों का आवरण जो है वो कम हो रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर देखा जाए, कई सालों में, अगर 10 साल 20 साल को लिया जाए, तो वनावरण जो है वो कम हुए हैं। तो इस कम होते हुए वनावरण से या फिर वनों की कटाव से जो वातावरण से संबंधित जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, तो उससे निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीति या कौन कौन से उपाय किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको इसके पहले की क्लास में आंसर राइटिंग के माध्यम से दी थी। और अब का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो भी वन से संबंधित है। देखिए, वन से संबंधित समस्याएं जो है वो झारखंड में क्यों खड़ी होती हैं। एक तो वन कट रहा है, तो उससे संबंधित वातावरण संबंधी समस्याएं तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ में वन, झारखंड में जो वन है वो झारखंड की जनजातियों का उन लोगों उस वन के साथ एक अलग तरह का सांस्कृतिक संबंध है। जनजातियों का जो अर्थव्यवस्था है उस वन पर डिपेंड करता है, उस वन पे आधारित है। बहुत सारे ऐसे वनवासी हैं जो जिनका पूरा जीवन पूरे वन पर ही डिपेंड है, जंगल, जल और जमीन इसी पर ही आधारित है। कुछ भी अगर प्रभाव पड़ता है वनों पर, चाहे वो वनों की कटाई की जा रही हो या उनके अधिकार को लिए जा रहे हो सरकार के द्वारा, तो इस कारण से भी उनके अलग अलग विद्रोह और अलग अलग आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन हुए इतिहास में, इतिहास गवाह है इस आंदोलन का। लेकिन इन समस्याओं को से निपटने के लिए जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो जंगल पर ही डिपेंड हैं, तो उनके वन से संबंधित जो अधिकार है वो बचे रहें, वो खत्म ना हो, वो बचे रहें। उनको उतने अधिकार तो मिल ही जाए जितना उनको आवश्यकता है उनके जीवन जीने के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को बचाए रखने के लिए। इस कारण से सरकार ने बहुत सारे अलग अलग उपाय भी किए हैं, बहुत सारे नीतिगत उपाय किए गए हैं। तो ये चीज आपको मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों को अर्थव्यवस्था विषय में पढ़नी है। तो आज मैंने जो प्रश्न लिया है जिसका उत्तर मैं आपको शाम में मिल जाएगा। तो इसका ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप भी कीजिए, और थोड़ा मैं इसका हिंट भी आपको दे दूंगी कि किस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। जो क्वेश्चन मैंने लिया है आज के लिए वो है, झारखंड राज्य में जनजाति वनों के साथ, जो झारखंड राज्य में जनजाति जो है उनका वनों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, कैसे? झारखंड के जनजाति वनों के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या, क्यों जुड़े हुए, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, क्या वो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से, वो इसका आंसर करना है। साथ में एक और प्रश्न को मैंने इसमें शामिल किया है, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, कैसे। और वन ग्रामों तथा जंगल के आसपास के जनजातीय समुदायों को जंगल के ऊपर अधिकार दिलाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों और प्रावधानों की चर्चा करें। तो इस देखिए, ये प्रश्न में एक प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं, तो लॉन्ग आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है। आंसर बढ़ा देना है आपको, लगभग 700-800 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखनी है। प्रश्न दोनों को अलग अलग कीजिए, पहले दोनों प्रश्न को अलग अलग कीजिए। पहला जो इसमें प्रश्न है वो है कि जो झारखंड के जो जनजाति हैं वो वनों के साथ किस प्रकार से सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से, तो ये आपको लिखनी है। फिर दूसरा जो आंसर है कि जो वनवासी हैं या जो वन ग्रामों में जो लोग जो रहते हैं और उनके जंगल के ऊपर अधिकार दिलाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों और प्रावधानों की चर्चा करें। तो चूंकि जो आदिवासी जंगल पर डिपेंड है, जंगल पर आधारित हैं, तो उनके अधिकार को दिलाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से नीतिगत उपाय किए गए हैं इसके बारे में आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो ये दो भाग में मैंने इसको बांटा है। दो प्रश्न को एक साथ मैंने लिया है और लगभग आपको 700, 800, 900 इतने शब्दों में आपको इसके आंसर करने हैं।
बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शब्द संख्या अगर देखा जाए तो 2000 शब्दों में भी इसका अगर इसका उत्तर लिखते हैं तो वो कम ही होगा, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगी और जब कोशिश कीजिएगा जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसके 3 भाग करेंगे। एक तो होगा भूमिका का, दूसरा होगा मुख्य भाग और तीसरा भाग जो होगा वो निष्कर्ष का होगा। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष 3 भागों में इसका आंसर करनी है। तो देखिए भूमिका में तो उन सारी चीज़ों को आप डालेंगे जो आपको जो आपको ये बताना होगा कि कितना वन क्यों ज़रूरी है, या फिर जनजाति किस तरीके से वन पर आश्रित हैं और किस तरीके से उनको अधिकार दिए गए हैं। इन सारे बातों को थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में आपको भूमिका में लिखनी है। फिर जो मुख्य भाग होगा उसमें मुझे शामिल करनी है और आप भी कोशिश करेंगे इसको करने की। तो देखिए इसमें क्या है कि जनजाति और वनों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध को आपको बताने हैं। इसमें आप लोगों को लिखना होगा कि जो झारखंड के जो जनजाति हैं वो पेड़ पौधे से जो फल मिलते हैं या उनकी पत्तियां होती हैं या उनकी जो लकड़ियां होती हैं तो उसका वो उपयोग किस तरीके से करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक रूप से किस तरीके से करते हैं, उसको जो लकड़ियां मिलती हैं उससे कुछ सामान बना करके वो कैसे बाजारों में उसको लेकर के जाते हैं और उसको बेचते हैं। पशुओं के चारागाह के रूप में किस तरीके से वनों का उपयोग किया जाता है, तो वन का उपयोग वो किस तरीके से करते हैं और आर्थिक रूप में किस तरीके से ये सहायक है, ये चीज़ आपको लिखनी है और कैसे ये संबंधित है। साथ में पूजा पाठ में किस तरीके से वनों का प्रकृति की पूजा की जाती है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसकी पूजा की जाती है, जैसे साल हो गया, कर्मा हो गया। तो ये सभी वृक्ष जो हैं जो बहुत ही इनके ये परंपराओं में इनके शामिल हैं। बहुत सारे त्योहार रीति रिवाज जो हैं इनके उसमें ये सारे वृक्ष जो हैं वो शामिल हैं। तो इनकी परंपराओं में ये कैसे शामिल है, इनकी संस्कृति में ये वृक्ष कैसे शामिल है, वन कैसे शामिल है, इन सभी का जिक्र जो है वो इसमें करना है। कैसे ये संबंधित है उसका जिक्र करना है। साथ में आर्थिक जो इसके परिप्रेक्ष्य है उसको भी दर्शाना है। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि ये इम्पोर्टेंस बताता है कि झारखंड के जो जनजाति हैं वो कैसे संबंध है वो वनों से, कितना इम्पोर्टेंस है उनका, तभी तो उनको इतने सारे अधिकार मिले हैं वन से संबंधित। कौन कौन से अधिकार मिले हैं, अगर वो अधिकारों का उनका हनन होता है तो उनका आंदोलन भी होता है। तो सेकंड जो आपको लिखनी है मुख्य भाग, ये मुख्य भाग की मैं चर्चा कर रही हूँ। मुख्य भाग में कि वन से संबंधित जो मुद्दे हैं इन लोगों के, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सखुआ और अन्य वृक्षों की जगह पर जो सखुआ साल को ही कहते हैं, तो साल वृक्ष और जो मतलब जो इनके परंपराओं में शामिल जो वृक्ष है जिनकी ये पूजा करते हैं, जो इनकी संस्कृति में जो शामिल इनके वृक्ष हैं, तो उसको उन वृक्षों को दरकिनार करके जो सागवान के वृक्ष हैं या अन्य वृक्षों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, जिस कारण से इन लोगों के आंदोलन भी होते हैं। तो समय समय पर अगर इनके अधिकारों का हनन हुआ है तो अधिकारों के हनन के बारे में थोड़ा आपको बताना है, थोड़ी समस्याओं का जिक्र करना है, और यहीं पर जो थोड़े बहुत वन से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी है, ताकि समस्याओं को दिखाया जा सके कि हाँ वन से संबंधित इनकी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से को सॉल्व करने के लिए या कोई सरकार के द्वारा जो समय समय पर जो उपाय किए गए हैं उसके बारे में भी बतानी है। उसमें क्या क्या शामिल करना है, तो उसमें दिया है कि सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कदम बताने हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जो जनजातियों के वन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसमें मेंशन करना है राष्ट्रीय वन नीति 1952, फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988, फिर संयुक्त वन प्रबंधन, फिर जनजातीय जंगल अधिकारिता कानून 2006। फिर नीति निर्माण के बाद भी जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो नीतियां बना दी गई हैं तो उनके बाद भी समस्याएं नहीं हैं। कुछ समस्याएं हैं जो इन नीतियों के बनाने के बाद भी हैं, तो थोड़ी सी कुछ लाइन में इसको भी बताना है कि हाँ आज भी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है वो लिखनी है। और फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा और आंसर तैयार होगा। आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए जब तक आप लोग कलम उठाएंगे नहीं तब तक आप देखिए, एक मैंने आज ही ग्रुप में ये मैसेज किया था एक कि मेरा जो पब्लिक चैट वाला ग्रुप है कि शुरुआत ही करना थोड़ा मुश्किल होता है,
जब आप शुरू कर देते हैं ना, जब स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज को, तो रास्ता भी बनते जाता है और मंजिल भी होते जाती है, मंजिल भी मिलते जाती है। सिर्फ शुरू करना है, कलम उठाना है, कॉपी उठाना है और शुरू कर देना। शुरुआत कीजिए, पहले छोटे कदम रखिए, फिर बड़े बड़े कदम रखते हुए तेजी से फिर आप चलने लगे। रास्ता जरूर बनेगा, रास्ता नहीं बनेगा, बनाते हुए आगे चलना है, जबरदस्ती आगे बढ़नी है, पूरा एफर्ट लगाना है और मंजिल को प्राप्त करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को खुद का थोड़ा एग्जांपल दे दूं। जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोग, शुरुआत में मुझे लगता है कि 3 महीने तक 36 सब्सक्राइबर थे, 3 महीने तक। लेकिन मेरा पूरा फोकस ना, मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया ना मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, मुझे लोगों, मेरा पूरा फोकस कंटेंट पे था। कंटेंट मुझे देने हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा वर्क करती थी, बहुत ज़्यादा, दिन रात में एक कर देती थी। एक एक क्वेश्चन को तैयार करने में 2-2 दिन 3-3 दिन का टाइम लगाती थी। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट किया, मेरे कंटेंट पे मैंने पूरा वर्क किया था, मैंने एक रास्ता बनाया और पूरा मैंने उसी पर लगातार चला। आज भी मैंने थंबनेल पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, अदर एडवर्टीजमेंट पे भी मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया। जो आपकी जैसा जिस तरीके से ज़रूरत होती गई, मैंने एक उसी रास्ते पर मैं चली। आपने मुझे रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर मैंने चला। और मुझे लगता है ना कि काफ़ी हद तक मेरे द्वारा आप लोग जो हेल्प ले रहे हैं, तो यही मेरी मंजिल है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, यही मेरी मंजिल है। और जब तक हर एक जो स्टूडेंट हैं, जो शामिल हैं ग्रुप में, या फिर जो शामिल हैं हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, या जो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों तक, हर एक स्टूडेंट तक जब तक मेरी मदद पहुंच नहीं जाती है, यही मेरी मंजिल है और इसी रास्ते पर मैं चलते रहूँगी। तो ये थोड़ा सा आप भी एफर्ट कीजिए, आप कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ। आप मेरे हेल्प के द्वारा, और भी अन्य बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप बहुत सारा एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों का भी आप हेल्प लीजिए और बुक का हेल्प लीजिए। बहुत सारे ये सब हेल्प करने के लिए है, डिपेंड होने के लिए नहीं। आप डिपेंड मत होइए, रास्ता खुद बनाइए और उस पर चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आप साथ में करिए। जब नोटिफिकेशन आएगा या जब फॉर्म भर लिए जाएंगे, डेट सुनिश्चित हो जाएगा, तो आप एग्जाम के आधार पे, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी है, प्रीलिम्स कीजिए तैयारी, और फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास में मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन देना था, आंसर राइटिंग के बारे में बताना था। आप लोग शुरू हो जाइए आंसर राइट करने के लिए, मैं अपना आंसर जो है वो शाम में दे दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।